औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख का मुताला बताता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में पहुंचा। मुसलमान तो वहाँ पहले से ही मौजूद थे, मगर 712 ईस्वी में बाकायदा तौर पर मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम हो चुकी थी। इस तरह तकरीबन 800 साल हिंदुस्तान के ज़्यादा इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत थी और कुछ इलाकों में हिंदू हुकूमत भी थी। लोग आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर 1600 में अंग्रेज़ की नज़र हिंदुस्तान पर पड़ी और उन्होंने वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और फिर तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना के रखा। इससे पहले ये बात भी काबिल गौर है कि सिर्फ अंग्रेज़ ने ही हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बनाया, बल्कि अगर आप हकीकत पसंद हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ और मुल्क भी थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना के रखा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर फ्रांस और फिर डच और फिर अंग्रेज़। अगर आप पुर्तगाल से लेकर अंग्रेज़ तक हिंदुस्तान लूटने वालों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने टोटल मिलकर हिंदुस्तान को 449 साल तक ग़ुलाम बनाया था, जिनमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ ने हम पर हुकूमत की। इनकी हुकूमत तकरीबन 200 साल के करीब थी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप सोचते हैं कि क्यों हिंदुस्तान को ग़ुलामी करनी पड़ी। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताती चलूं कि वो कौन सा पहला लुटेरा था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान को लूटा। और समंदर के ज़रिए वो पुर्तगाल से हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला शख्स जो था वो था वास्को डे गामा, जो कि हिंदुस्तान आया था। 28 अगस्त 1498 को हिंदुस्तान आया था। वास्को डे गामा पहली बार हिंदुस्तान में कालीकट में आया। इसने एक साजिश के तहत कालीकट के हिंदू राजा जमोरियन से दोस्ती कर ली। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और जमोरियन ने इसे अपने एक अहम ओहदे पर फाइज कर दिया। और फिर एक दिन मौका पाकर वास्को डे गामा ने जमोरियन, जो कि इसका दोस्त था, उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद इसकी गद्दी पर बैठ गया। और फिर इसने इस राजा के सारे ख़जाने लूट लिए। और जब वह पहली बार वापस पुर्तगाल गया तो सोने की अशरफियों के जहाज़ भर कर ले गया। फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। जहाज़ों की तादाद 11 से 22 हुआ करती थी और वह चौथी बार भी यही करता, लूटता और ले जाता। मगर हुआ ये कि बहरी कज़ाकों ने इसे मार दिया और इसके जहाज़ लूट लिए। इसके बाद फिर फ्रांस और फिर डच ने भी यही किया। अंग्रेज़ का नंबर चौथा या पांचवा था। ये यूरोपियन आते और हिंदुस्तान को लूट कर चले जाते। सोने की अशरफियों की वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। फिर 1600 में अंग्रेज़ की नज़र हिंदुस्तान पर पड़ी। इसने वहाँ जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। 1610 और 1611 में ईस्ट इंडिया की कंपनी की बुनियाद रख दी गई और फिर 2 गोदाम कायम किए गए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में तजारती गर्ज से ये फैलते चले गए। फिर उन्होंने 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिसे जंग प्लासी भी कहा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। क्योंकि ये बड़ी कामयाबी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मोराल बुलंद हुआ और ये बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल करने लगी। तकरीबन 1856 तक पूरा हिंदुस्तान इनके कंट्रोल में आ चुका था। इस तरह से उन्होंने तकरीबन 200 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपियन ममालिक की नज़र हिंदुस्तान पर थी, इसी तरह अंग्रेज़ का मकसद भी वहाँ जाने का यही था। इनके 3 मकसद थे: गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। गॉड इस तरह से कि वो अपने मज़हब की तबलीग करना चाहते थे। पहले बड़े सगीर में ईसाईयत की तबलीग की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, मगर 1813 में इन्हें ये इजाज़त दे दी गई, बल्कि उन्होंने खुद ये इजाज़त हासिल कर ली। और फिर दूसरा ग्लोरी, वो शोहरत चाहते थे और इनको वहाँ पर वो बड़ी आसानी से मिल रही थी। और गोल्ड, जैसा कि मैंने बताया कि वो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था, जैसे कि वास्को डे गामा के जहाज़ों की वजह से, जो कि पुर्तगाल लेके वो गया। 1856 तक हिंदुस्तान का बहुत सारा इलाका, बल्कि तकरीबन सारा हिंदुस्तान इनके कब्ज़े में आ चुका था। और फिर एक जंग हुई जिसे 1857 की जंग आज़ादी कहा जाता है, मगर इसमें भी वहाँ के बाशिंदों को शिकस्त हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। बाद में अंग्रेज़ ने हिंदुस्तानियों से बदला लेना शुरू कर दिया,
خاص طور پر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص طور پر انگلستان سے عیسائی پادریوں کو بلا لیا۔ یہ عیسائی پادری مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا کام کرنے لگے۔ ان کی نظر مسلمانوں کے اس جذبے کی پشت پر کار فرما اسلام کے اس فکر و فلسفے پر تھی جو برطانوی راج کے خلاف مسلسل مزاحمت کے لیے ہر طرح کی قوت فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ یہ عیسائی پادری اسلامی عقائد میں تزلزل پیدا کرتے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرتے۔ ان کا خاص ہدف مسلمانوں کی نئی نسل تھا۔ اس موقع پر مسلمان علماء نے عیسائی پادریوں کے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ مناظرے اور مباحثے ہوئے جس میں علماء اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی علمی اور عقلی برتری ثابت ہوئی، اور ایک بار پھر بحث شروع ہوئی کہ وہ کون سا عقیدہ ہے اور وہ کون سا فلسفہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کی جان بند ہے، جس پر اگر کاری ضرب لگا دی جائے تو امت کا شرازہ بکھر جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو ملت اسلامیہ کی روح ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اور احادیث سے ثابت ختم نبوت کی واضح تشریح کے بعد نئے نبی پر ایمان کون لائے گا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہوں؟ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مسلمان دین کے بنیادی ذرائع سے ہی غافل ہوں؟ یہ تھی 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب۔ پنجاب کے مسلمان 80 برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب کو برداشت کر چکے تھے، جو کہ ایک مطلق العنان حکومت تھی، اور پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد خاصے کمزور ہو چکے تھے۔ جیلی صوفیوں اور پیروں نے اسلام کو بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا۔ صوفیوں کا لبادہ اوڑے یہ لوگ جا بجا الہام کا دعویٰ کرتے، کرامات کا چرچا عام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام میں خوابوں اور پیشن گوئیوں کے سننے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے شبدہ بازی بھی سامنے آئی۔ الہامات اور پیشن گوئیاں لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بن چکا تھا۔ تقدس کی جھوٹی دکانداری کے لیے یہ بہترین وقت اور مقام تھا۔ اسٹیج تیار تھا لیکن کردار کی تلاش تھی۔ اسی دور میں پنجاب کے ایک قصبے کا نوجوان کیمیا گری یعنی سونا بنانے کی مختلف ترکیبیں بنانے میں مصروف تھا، اور وہ کون تھا؟ غلام احمد۔ یہ غلام احمد قادیانی تھا۔ غلام احمد قادیانی کون تھا اور اس نے کیا کیا، میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔